Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 soil resources। बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाला है सुपर इजी। भाई क्यों होने वाला है सुपर इजी? क्योंकि इस चैप्टर का जो मेजर कंटेंट है वो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप अवेयर हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सॉइल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। भाई मिट्टी क्या है और मिट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हो। तो सॉइल बेटा लूज मटेरियल होता है जो बनाता है हमारे अर्थ सरफेस की अपर लेयर को। तो सॉइल क्या है? मृदा, मिट्टी क्या है बेटा? ये लूज मटेरियल है जो बनाता है हमारे अर्थ सरफेस की अपर लेयर को। ठीक है, एंड इज डेवलप्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिस्टल रॉक। क्रस्ट के ऊपर जो छोटी छोटी सी रॉक थी, बड़ी जो रॉक थी, उनके टूटने से, उनके डिसइंटीग्रेशन से बना है क्या? सॉइल। ठीक है, तो सॉइल एक लूज मटेरियल है जिसने हमारी अर्थ सरफेस की अपर लेयर को बनाया है। पर ये सॉइल डेवलप कैसे हुई है बेटा? तो ये डेवलप हुई है क्रिस्टल रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से। हमारी अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं, भले ही वो छोटी रॉक्स हो, बड़ी रॉक्स हो, इन रॉक्स के टूटने से, डिसइंटीग्रेशन से बनी है मिट्टी। तो इसमें बेटा क्या क्या होता है? थर्स इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं किसके? मिनरल्स के, क्योंकि रॉक्स में मिनरल्स होते हैं। तो रॉक्स से बनी जो सॉइल है उसमें फाइन पार्टिकल्स होंगे किसके? मिनरल्स के। इस मिट्टी में कोई डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग होगी। प्रीडोमिनेंटली हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रपोर्शन में हमें सिलिका, क्ले, चॉक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। देखो ये जो वर्ड प्रीडोमिनेंटली है इसका मतलब होता है मोस्टली। ठीक है, तो मोस्टली अलग अलग प्रपोर्शन होता है मिट्टी में, सिलिका का, क्ले का, चॉक बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉइल का वो है ह्यूमस। ठीक है, अब ह्यूमस क्या होता है बेटा? तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और ये किससे बनता है? जब प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के जो लीव्स हैं, एनिमल्स के रिमेन्स हैं, मतलब एनिमल की जो डेड बॉडी है ना, वो उसका जब डिकम्पोजिशन होगा, प्लांट का, लीव्स का जब डिकम्पोजिशन होगा तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। ये सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करता है। मतलब कोई सॉइल है जिसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, आप उसमें ह्यूमस इंड्यूस करो, उसकी फर्टिलिटी और बढ़ जाएगी। क्या पढ़ेंगे बेटा? इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। भाई मिट्टी की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है सॉइल हमारे लिए? तो सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है बेटा। हमारे अर्थ सरफेस का बहुत सारा पार्ट कौन कवर करता है? सॉइल। बेटा अगर आपको प्लांट की ग्रोथ चाहिए तो मिट्टी का होना ज़रूरी है ना। प्लांट ग्रोथ ही नहीं होगी अगर मिट्टी नहीं होगी तो। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल नहीं होंगे। अगर अर्थ के ऊपर आपको लाइफ को बरकरार रखना है तो सॉइल का होना ज़रूरी है। प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं हम, ह्यूमंस, एनिमल्स। तो मुझे बात बताओ, क्या प्लांट नहीं होंगे तो हम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो सॉइल एक अकेला मीडियम है जिसमें प्लांट ग्रोथ होती है और इसी से जितना भी लाइफ फॉर्म अर्थ के ऊपर है वो सरवाइव कर पाता है, सस्टेन कर पाता है। क्योंकि हमारे सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट पर ही तो डिपेंड करेंगे। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करती हूँ। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो अगर गोट पे, काऊ पे, पिग पे या किसी और पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, है ना, तो वो एनिमल्स भी तो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट पे डिपेंड करते हैं। कैन गोट सर्वाइव विदाउट प्लांट? पॉसिबल ही नहीं है। चलो, सॉइल ऑल्सो हेल्प्स इन पर्कोलेशन ऑफ वाटर। बेटा पर्कोलेशन का मतलब होता है सीपिंग, सोखना। तो अगर मिट्टी है तभी पानी ज़मीन के अंदर जा पा रहा है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पा रहा है। हम बोलते हैं ना कि भाई बोरिंग कर लेते हैं, मोटर लगा लेते हैं या हैंड पंप लगा लेते हैं, तो वो सब
क्या देते हैं, ज़मीन के अंदर का पानी आपको बाहर ला के देते हैं। तो ज़मीन के अंदर पानी होना ज़रूरी है। तो ज़मीन के अंदर अगर पानी परकोलेट हो पा रहा है, सीप हो रहा है, इनफिल्ट्रेट हो पा रहा है, तो वो किसके कारण ही बेटा, मिट्टी के कारण ही हो पा रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है किसके कारण, सॉइल के कारण। बेटा इट इज़ ऑल्सो अ होम ऑफ न्यूमरस क्रिएचर, बहुत सारे क्रिएचर का घर है मिट्टी, सॉइल, मृदा। जैसे चींटियाँ, अर्थवर्म, जो केचुए होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, चींटियाँ मिट्टी के अंदर रहती हैं। ठीक है बेटा, मिट्टी के बनने की जो प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, पर इसके डिस्ट्रॉय होने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत इजीली ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। जम के पानी बरस जाए तो मिट्टी बह सकती है ना। अगर इंटेंस हीट होगी तो सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। क्लियर है? बहुत तेज़ हवा चल जाए तो सॉइल इरोजन हो सकता है। तो सॉइल के बनने की प्रोसेस जितनी ज़्यादा स्लो है, उतना ही उसके डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस ईजी भी है और फास्ट भी है। तो आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सॉइल को कंज़र्व करें, जिससे हम जी पाएंगे और हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम कंटिन्यू काम करता रहेगा। ठीक है, हम बिना सॉइल के सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हमारी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम को ज़िंदा रखना है तो हमें मिट्टी को संरक्षित या कंज़र्व करके रखना ही पड़ेगा। सॉइल को कंज़र्व करो, तभी आप जी पाओगे, आप कंटिन्यूसली रह पाओगे अर्थ के ऊपर, लाइफ सर्वाइव कर पाएगी अर्थ के ऊपर। नाउ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनती कैसी है बेटा। हमारे इंडिया में या हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो डिफरेंट टाइप की सॉइल अवेलेबल हैं, है ना। अर्थ की सरफेस पर डिफरेंट टाइप की सॉइल अवेलेबल हैं। 6-7 सॉइल तो हमारे इंडिया में ही अकेले अवेलेबल हैं। सॉइल एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आता है, ये किस किस आधार की वजह से आ जाता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर की वजह से आ जाता है। जैसे किसी प्लेस की सॉइल अलग है, किसी दूसरे प्लेस की सॉइल अलग है, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल को अलग कर देते हैं। वो हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स और दूसरे कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बेटा जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है सॉइल में, वो इस कारण आता है कि जिस बेड रूट से, जिस पेरेंट मटेरियल से वो सॉइल बनी हो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये रॉक और ये रॉक जो है, इनका नेचर अलग है, इनमें मिनरल कंटेंट अलग है, तो ऑब्वियसली बात है इससे जो सॉइल बनेगी वो अलग होगी और इससे जो सॉइल बनेगी वो अलग होगी। तो पहला तो है पेरेंट मटेरियल या बेड रूट, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर जो सॉइल को अलग करता है वो है क्लाइमेटिक फीचर्स, जिसमें टेम्परेचर भी आता है, रेनफॉल कंडीशन भी आती है। बेटा एक ऐसी सॉइल है जिस पे कंटिन्यूसली रेनफॉल होती है, तो उसमें इंटेंस लीचिंग हो चुकी होगी, जो मिनरल्स वगैरह हो चुके होंगे वो पानी के साथ घुलकर कहीं और जा चुके होंगे, है ना, क्योंकि रेनफॉल इतनी हो रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है तो भी सॉइल की क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो दूसरा जो मेजर फैक्टर है जो सॉइल की टाइप को अलग कर देता है वो है क्लाइमेटिक फीचर्स, जिसमें टेम्परेचर भी आता है और रेनफॉल कंडीशंस भी आती हैं। रेनफॉल कंडीशन समझ पा रहे हो आप, जहाँ बहुत रेनफॉल होगी वहाँ की मिट्टी भी अलग होगी और जहाँ बिल्कुल रेनफॉल नहीं होगी वहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग होगी, है ना। देन प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई वो सॉइल में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, भले ही वो प्लांट से हों या एनिमल से हों, वो भी सॉइल की क्वालिटी को अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देन सरफेस रिलीफ, टोपोग्राफी एज वेल एज ड्रेनेज, कितनी नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि जितनी नदियों के आसपास की सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, मोस्ट फर्टाइल होती है ना। टोपोग्राफी कैसी है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, सरफेस रिलीफ कैसा है, माउंटेन्स की सॉइल अलग होगी, प्लेट्यूज की अलग होगी, प्लेन्स की अलग होगी। बेटा जो सॉइल डेवलप होती है उसको डेवलप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और सॉइल डेवलपमेंट की प्रोसेस को ही हम कहते हैं पैडोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पैडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पैडोजेनेसिस। अब हम सॉइल प्रोफाइल को पढ़ेंगे। तो जो सॉइल होती है वो एक प्रॉपर लेयर में अरेंज होती है, होराइजन में अरेंज होती है, होराइजन्स में अरेंज होती है जब उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो। द सॉइल गेट्स अरेंज्ड इन लेयर्स और होराइजन्स, होराइजन्स में लेयर में अरेंज होगी ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन।
अ सॉइल प्रोफाइल इज़ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। सॉइल प्रोफाइल अगर आपसे मैम पूछती हैं या 1 मार्कर बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल, तो क्या बोलोगे आप? सॉइल प्रोफाइल वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है सॉइल का। पहली बात तो आपको ये पता है वर्टिकल लाइन्स ये होती हैं, तो ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है सॉइल का। फ्रॉम द सरफेस डाउनवर्ड टिल द पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक से बिल्कुल नीचे जहाँ तक उसकी लेयर है, इस पूरे वर्टिकल स्ट्रक्चर को, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। फिर से ध्यान से सुनना, अ सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस डाउनवर्ड्स टू पेरेंट रॉक। इट शोज़ द अरेंजमेंट और सीक्वेंस। ये आपको अरेंजमेंट दिखाता है, सीक्वेंस दिखाता है किसका? होराइजन्स का, लेयर का, जो पैरेलल चलती हुई हैं टू द सरफेस। बेटा हो सकता है 1 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल, तो क्या बोलोगे? सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल के वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को ही हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से लेकर के नीचे नीचे कहाँ तक? पेरेंट रॉक तक। ये हमें दिखाता है कि किस अरेंजमेंट में सॉइल है, क्या सीक्वेंस है लेयर्स का, जो डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की उनका क्या सीक्वेंस है। दैट रन पैरेलल टू सरफेस, जो सरफेस के पैरेलल रन करती रहती हैं। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है सॉइल का, सरफेस से लेकर के नीचे पेरेंट रॉक तक। ये क्या बताता है? ये अरेंजमेंट बताता है या सीक्वेंस बताता है किसका? लेयर्स का। दैट रन पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल चलता है ना ऐसे। ये सरफेस है, ये सरफेस के पैरेलल रन कर रहे हैं। देखो यहाँ समझ आएगा आपको। देखो ये रहा सरफेस और ये सरफेस के पैरेलल रन कर रहा है। ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी और डी, ऐसे। ठीक है, तो टोटल डी होराइजन तक है, ओ, ए, बी, सी और डी। ब्रॉडली बेटा 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं सॉइल प्रोफाइल की, जो एक दूसरे से अलग होती हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो हम यही देखेंगे कि सॉइल के जो 5 लेयर हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेटा फर्स्ट है ओ होराइजन, जिसे हम ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं या ह्यूमस लेयर भी कहते हैं। ओ होराइजन को आप ऑर्गेनिक लेयर भी कह सकते हो, ह्यूमस लेयर भी कह सकते हो। इसमें होता है डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर। जैसे सपोज करो ये एक पेड़ है या ट्री है या प्लांट है, जो भी कुछ है, इसकी जो लीव्स होंगी बेटा जब वो शेड होंगी तो इस ज़मीन के ऊपर ही आएंगी, अर्थ के ऊपर ही आएंगी, सॉइल में मिलेंगी, है ना। तो ये ऊपर ही मिलेगी ये लेयर, जो कैसी होगी? ऑर्गेनिक या ह्यूमस लेयर होगी। ये पत्तियाँ आ गई। अब किसी एनिमल की जब भी डेथ होती है तो उसको तो हम क्रीमेशन वगैरह नहीं करते हैं, उसकी डेड बॉडी यहीं पर रहेगी, है ना। जंगलों में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर आप देखते हो बेचारे वहीं मर जाते हैं और फिर उनकी डेड बॉडी भी वहीं पर होती है। वो भी सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करती है। तो बेटा एनिमल की बॉडी हो गई, जो लीव्स हो गई, ये जब सॉइल के साथ मिलती हैं तो ओ होराइजन बनाती हैं, जिसे ऑर्गेनिक लेयर या ह्यूमस लेयर कहते हैं। ये किससे बनी होती है? डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर से बनी होती है, जैसे लीव्स, ट्विग्स और डिकेड एनिमल रिमेन्स। एनिमल की जो डेड बॉडी है उसकी बात हो रही है। इट फॉर्म्स द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है ओ होराइजन, जिसे आप ऑर्गेनिक लेयर या ह्यूमस लेयर भी कहते हो। बेटा ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में लीव्स का, ट्विग्स का, डिकेड एनिमल रिमेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बेटा हम ए होराइजन की बात करेंगे। तो ए होराइजन आप मान लो कि ये टॉप सॉइल बनाता है। कुछ सॉइल्स में जहाँ पर ह्यूमस होता ही नहीं है, डिवॉइड ऑफ ह्यूमस, जहाँ पर ह्यूमस नहीं है, वहाँ पर ये ए होराइजन ही क्या होता है? टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल प्रोफाइल की। तो वैसे तो ए होराइजन यूजुअली टॉप सॉइल बनाता है, पर वो प्लेसेस जहाँ ह्यूमस नहीं है, मैं भी एग्जांपल दूंगी कहाँ पर नहीं है, वहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर सॉइल प्रोफाइल की कौन ही बनाता है? ए होराइजन। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं डेजर्ट की बात करूं बेटा, तो डेजर्ट में तो वैसे ही मुश्किल से ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं। जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे, प्लांट्स ही नहीं होंगी, तो क्या इनकी लीव्स यहाँ पर गिरेंगी, शेड होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। तो मतलब लीव्स नहीं है, ट्विग्स नहीं है। अब डेजर्ट में तो बहुत सारे एनिमल्स भी नहीं रहते हैं, तो
एनिमल्स का बॉडी रिमेन्स भी नहीं होगा, उनकी डेथ के बाद एनिमल की डेड बॉडी भी यहाँ नहीं होगी। तो एक ऐसी सॉइल जिसमें ह्यूमस नहीं है वहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर बनाता है ए होराइजन, और जहाँ पर ह्यूमस है वहाँ पर टॉप सॉइल बनाने का काम करता है ए होराइजन। देखो इधर आओ, ये ओ होराइजन है जिसमें ह्यूमस है। अब देखो यहाँ पेड़ है, दिख रहा होगा ना आपको, ट्री। तो अब बेटा यहाँ पर ट्री है तो यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी रहते होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल भी रहते होंगे जिनकी डेड बॉडी यहीं पर बरी हो जाती होगी, है ना, वहीं पर रहती होगी। दूसरा, ये पत्तियाँ भी गिराएंगे तो यहीं आ जाएंगी, तो ये ओ होराइजन बन गया। पर अब सपोज़ करो ये डेजर्ट है, यहाँ पर कोई ट्री, कोई प्लांट, कोई एनिमल नहीं है, तो सीधे टॉप लेयर किसकी बनेगी? ए होराइजन की। और जहाँ ओ होराइजन होगा वहाँ टॉप सॉइल बनाएगा ए होराइजन। बेटा टॉप मोस्ट लेयर होना और टॉप सॉइल बनना, दोनों में डिफरेंस है ना। ए होराइजन जहाँ पर ह्यूमस होगा वहाँ पर टॉप सॉइल बनाएंगे, और जहाँ पर ह्यूमस नहीं होगा वहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर बनाएंगे। दोनों चीज़ें याद रखना। हम बी होराइजन की बात करते हैं तो ये बनाता है सब सॉइल, ठीक है, जो ए होराइजन के नीचे होती है। और बेसिकली इसमें सैंड मतलब रेत होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। फिर से बी होराइजन जो है वो ए होराइजन के नीचे होता है, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। अब इसी बात है, जो बी होराइजन होगा वो ए के नीचे ही होगा, इसे हम सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये किस किस से बना होता है? सैंड, सिल्ट और क्ले। चिकनी मिट्टी होगी, रेत होगी, सिल्ट होगा। सी होराइजन की बात करूँ बेटा, अब हम सी होराइजन को डिस्कस करेंगे। तो ये पार्शली किससे बनता है? वेदर्ड बेड रॉक्स से बनता है। बेड रॉक्स क्या है? सॉलिड रॉक्स हैं, ठीक है। तो वेदर्ड सॉलिड रॉक्स या वेदर्ड बेड रॉक्स से बनता है आपका सी होराइजन। सॉलिड चट्टानें होती हैं, ठीक है। अब डी होराइजन की बात करें तो ये सबसे बॉटम लेयर है जो बेड रॉक और पेरेंट रॉक से बनी होती हैं। बेड रॉक और पेरेंट रॉक से बनी होती हैं। ये जो रॉक्स होती हैं ये बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजरती हैं। किस प्रोसेसेस से? वेदरिंग की प्रोसेस से। वेदरिंग का मतलब आपको पता है ना, जब किसी चट्टान के ऊपर कंटिन्यूसली हीट, प्रेशर सब काम करे तो उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग। तो डी होराइजन जो होता है वो बॉटम लेयर होता है। ये बेड रॉक और पेरेंट रॉक से मिलके बनता है। ये जो रॉक्स होती हैं ये बहुत सारी वेदरिंग की प्रोसेस झेल चुकी होती हैं। बेटा मैं इस वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ एंड अगर आपको पार्ट 1 समझ में आएगा तभी मैं पार्ट 2 बनाऊँगी। तो पार्ट 1 देखने के बाद कमेंट सेक्शन में एक बार बता दें आया है कि नहीं आया है समझ में।